नमस्कार दोस्तों, मैं विनय जोंगिया आपका स्वागत करता हूं आज पुनः जीके के बेहतरीन प्रश्नों के साथ। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बूलर झील की मुख्य स्रोत है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो बूलर झील है उसकी मुख्य स्रोत निम्न में से कौन सी नदी है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, झेलम नदी और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इन चारों नदियों में से आपका ऑप्शन कौन सा है। तो आपको इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी जो झेलम नदी है वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। जो झेलम नदी है वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, अब हम लोग क्या है बूलर झील के बारे में कुछ जानकारियां कलेक्ट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या है जानकारियां। देखिए बूलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये ध्यान रखना कि जो बूलर झील है सबसे बड़ी झील है। किसकी झील है? आप मीठे पानी की। तो बूलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और यह कहाँ पर स्थित है आपसे कहेगा तो ये कश्मीर की घाटी में स्थित है। कहाँ स्थित है? कश्मीर घाटी में स्थित है। यह जम्मू और कश्मीर के बांदीपुरा जिले में स्थित है। यह जम्मू और कश्मीर के बांदीपुरा जिले में स्थित है। इसे महापद्म सारस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? महापद्म सारस के नाम से भी जाना जाता है। यह एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अब आती, अभी भारत की बात थी, अब आ जाती है एशिया की। अगर एशिया की बात करें तो यह एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की दूसरी झील है। झेलम नदी बूलर झील के पानी का मुख्य स्रोत है। तो जो झेलम नदी है यह बूलर झील मतलब जो झेलम नदी है बूलर झील के पानी का मुख्य स्रोत है। अतः विकल्प 3 सही है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अब आगे इसी में देखते हैं पानी मीठा होता कैसे है। देखिए यह विवर्तनी क्रिया के फलस्वरूप बनता है। किस क्रिया के फलस्वरूप? विवर्तनी क्रिया के फलस्वरूप। ठीक है, किस क्रिया के फलस्वरूप बनता है? यह विवर्तनी क्रिया के फलस्वरूप। इसके केंद्र में एक छोटा द्वीप है। किसके? किसी बूलर झील के केंद्र में एक छोटा द्वीप है जिसे हम लोग जैनालंक कहते हैं। क्या कहते हैं? जैनालंक। लेकिन इसका नाम 23 मार्च 1990 को बदल दिया गया और क्या कर दिया गया? रामसर स्थल कर दिया गया। तो बूलर झील के मध्य में एक छोटा सा द्वीप है जिसको जैनालंक कहा जाता है, लेकिन 23 मार्च 1990 को इसका नाम बदलकर रामसर स्थल के रूप में स्थापित कर दिया गया। चलिए आगे। अब जब झेलम झील के पानी से बूलर झील बनती है तो हम लोग थोड़ा झेलम झील के बारे में भी जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? झेलम नदी कहाँ से बनती है, इसकी सहायक नदियाँ कौन है? तो हम पहले तो ये देख लें, जो झेलम नदी है खुद एक सिंधु नदी की सहायक नदी है। किसकी? सिंधु नदी की। यानी झेलम नदी अपना जल किसको दे देती है? सिंधु नदी को। और पूर्वी पाकिस्तान व उत्तरी भारत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पूर्वी पाकिस्तान व उत्तरी भारत में स्थित है। कौन? झेलम नदी। यह जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में बैरीनाग झरना से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यह जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में बैरीनाग झरना से निकलती है और चिनाब नदी में मिल जाती है। झेलम के दाहिनी तट की सहायक नदियां पहरू, सैंडरिन, अरपाल, सिंध, अरापत, बिंगरी और लिद्दर हैं। बाईं ओर के तट की सहायक नदियां निंगल, विशव, रोमसी, दूधगंगा, रामबियारा व सुखनाग हैं। अगला प्रश्न इसी में बनता है आपसे कि भूकंप के केंद्र का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। कह रहा है कि भूकंप के केंद्र का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है। कौन सा करता है, यानी ऑप्शन 4 दिए, इनमें से भूकंप के केंद्र का वर्णन कौन करेगा। ये 4 ऑप्शन है। कहता है पृथ्वी की, क्या कहता है? पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जहां भूकंप सबसे ज्यादा महसूस होता है। कहता है पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जहां भूकंप सबसे ज्यादा महसूस होता है। भूकंप की तीव्रता। तीसरा है वह भ्रंश रेखा जहां टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं।
या चौथा है पृथ्वी के अंदर वह बिंदु जहां भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो 4 ऑप्शन हैं, आपको जो समझ में आ रहा हो आप बताइए, शीघ्रता से मन में सोचिए, नहीं तो मैं बताता हूं इसका उत्तर। तो आपको 5 सेकंड का समय देता हूं। 1 2 3 4 5। तो ये 5 सेकंड का मैंने आपको समय दे दिया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पृथ्वी के अंदर वह बिंदु जहां भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। अब क्यों सही होगा इसके ऊपर हम लोग देख लेते हैं, क्यों सही होगा। देखिए, मुख्य बिंदु की बात करता है। जो इसके मुख्य बिंदु हैं भूकंप के, वो क्या है? भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों, भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों का मूल बिंदु पृथ्वी के अंदर होता है, जिसे फोकस या हाइपोटेंशन कहा जाता है। ठीक, पृथ्वी की सतह पर फोकस के ठीक ऊपर स्थित बिंदु जहां भूकंप सबसे ज्यादा महसूस होता है उसे ऊपरी केंद्र कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता से तात्पर्य उस ऊर्जा की मात्रा से है जो मुक्त होती है और टेक्टाइन प्लेटें भ्रंश रेखाओं के साथ मिल सकती है, लेकिन ये फोकस का वर्णन नहीं करती। इसलिए ऑप्शन जो 4 है आपका सही है। अगला प्रश्न, राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान, असम, मणिपुर या आंध्र प्रदेश? तो ये 4 ऑप्शन हैं, आपको सही उत्तर इसका देना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आंध्र प्रदेश। ये इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? आंध्र प्रदेश। ठीक, क्या होगा? आंध्र प्रदेश। चलिए अगला, इसी के बारे में जान लेते हैं कि ये राजहंस पर्व क्या है और क्यों मनाया जाता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है, तो उसी के ऊपर चर्चा है। हर साल राजहंस पर्व को पुलिकट झील व आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य में। तो अब देखिए एक प्रश्न और निकल के आया है आपका। क्या निकल के आया कि ये जो नेलापट्टू है, ये नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए, पुलिकट झील व आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये वहां पर मनाया जाता है। ठीक, यह 3 दिनों का त्योहार है जो सर्दियों के मौसम के दौरान आयोजित किया जाता है, जब हजारों प्रवासी पक्षी इस क्षेत्र में आते हैं। इस त्योहार के दौरान कई मनोरंजन व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह लोगों को जैव विविधता का अध्ययन करने व संरक्षण उपायों की शुरुआत करने का अवसर प्रदान करता है। अब जब हम लोग ये पढ़ ही रहे हैं तो राज्य व उनके उत्सव भी पढ़ लेते हैं। आंध्र प्रदेश के कौन कौन से उत्सव हैं, कर्नाटक के कौन से उत्सव हैं, तमिलनाडु के कौन से उत्सव हैं, केरल के कौन से उत्सव हैं, क्रम से देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश फ्लेमिंगो महोत्सव, श्रीवारी ब्रह्मोत्सव महोत्सव, विशाखा उत्सव, कर्नाटक कंबाला महोत्सव, करागा महोत्सव, महामस्ता अभिषेक महोत्सव, बैरामुड़ी ब्रह्मोत्सव, तमिलनाडु में पोंगल, कुंथारू महोत्सव, छपरम महोत्सव, महामहम महोत्सव, केरल में ओणम, मकर विलुक्कम महोत्सव, विशु महोत्सव या थैशम महोत्सव। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये क्रम से लिखे हैं, आपको जो सही लगे उस हिसाब से आप याद करिए। लेकिन ये महत्वपूर्ण है अपने आप में, मैं ये आपसे कह दे रहा हूँ। अगर इनको याद कर लोगे तो आपको परीक्षा में जो कठिन महोत्सव पूछ लेते हैं इनके बाहर नहीं जाएगा। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से निम्न में से किस कलाकार ने 1975 में मीना गुरजरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीता? देखिए 1975 में एक फिल्म आई थी मीना गुरजरी। अब आप कहोगे मीना गुरजरी कोई फिल्म ही नहीं, तो ये गुजराती फिल्म है। कौन सी फिल्म है? गुजराती फिल्म है, ध्यान रखना। ये गुजराती फिल्म है मीना गुरजरी, जो फिल्म आई थी 1975 में। और इसमें जिसने रोल किया था मीना गुरजरी का, ये सोनल मानसिंह, सितारा देवी, शोभना नारायण या मल्लिका साराभाई, इन चारों में से किसी एक ने किया था। आपको बताना है कि वो उत्तर क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इन चारों में से जिसने भी ये रोल किया था वो थी आपकी
मल्लिका साराभाई। कौन थी? मल्लिका साराभाई। क्लियर? अब मल्लिका साराभाई, शोभना नारायण, सितारा देवी और आपकी सोनल मानसिंह, ये चारों अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। एक एक करके इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मल्लिका साराभाई के बारे में। क्या है मल्लिका साराभाई? मल्लिका साराभाई वह एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना, कोरियोग्राफर और अभिनेत्री हैं। कौन? मल्लिका साराभाई। ठीक है। उन्हें प्रदर्शन कला में अपने योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, उन्हें 1975 में मीना गुर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। मीना गुर्जरी एक गुजराती फिल्म है जो प्रसिद्ध गुजराती का लोक गायिका मीना पटेल के जीवन पर आधारित है। किस पर आधारित है? मीना पटेल के जीवन पर आधारित है। अगला, सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना व कोरियोग्राफर भी हैं। उन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण सहित विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सोनल मानसिंह का नाम याद रखना, क्योंकि इन्हें पद्म, ये चार में से केवल यही हैं जिन्हें पद्म विभूषण मिला है। आगे आने वाली दो को पद्म श्री मिलेगा। ठीक है, तो ये यही है जिन्हें पद्म विभूषण मिला है। मैं देखिए, इन्हें ही मिला है बस पद्म विभूषण, और चार में से केवल यही है। ठीक है, आगे आइए, सितारा देवी। सितारा देवी एक प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना व अभिनेत्री हैं। कौन? कथक नृत्यांगना है। कैसी नृत्यांगना है? कथक। और अभिनेत्री भी हैं। वह पद्मश्री, देखिए इनको पद्मश्री मिला है, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कई पुरस्कारों से सम्मानित है या प्राप्त करता है। ठीक। सितारा देवी के बाद आती है शोभना नारायण। शोभना नारायण एक अन्य प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यक व कोरियोग्राफर हैं। प्रदर्शन कला के लिए इन्हें पद्मश्री, देखिए पद्मश्री, पद्म विभूषण केवल एक को मिला है, पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित। ठीक। अगला प्रश्न बनता है, फतेहपुर सीकरी द्वारा मुगल साम्राज्य को की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया। यानी फतेहपुर सीकरी को किस शासक ने आपके राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो चार ऑप्शन है इसमें, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? अकबर। अकबर वो शासक था जिसने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। चलिए, फतेहपुर सीकरी शहर मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनाया गया था। ठीक। उसने इस शहर को अपनी राजधानी के रूप में बनाने की योजना बनाई तो थी, लेकिन पानी की कमी के कारण, किसकी कमी के कारण? पानी की कमी के कारण वह शहर छोड़ने के लिए मजबूर हो गया। इसके बाद 20 वर्षों के भीतर मुगलों की राजधानी लाहौर में स्थानांतरित कर दी गई, यानी लाहौर स्थानांतरित कर दी गई। अब फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था कब? 1571 से 1585 ईस्वी के मध्य बनाया गया था। इनके बारे में अन्य जानकारियां क्या है देख लेते हैं। मुगल राजवंश की स्थापना 1536 ईस्वी में बाबर ने की थी। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। 1527 ईस्वी में बाबर एवं राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया था, और 1528 में बाबर व मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था, और 1529 में बाबर व महमूद लोदी के बीच युद्ध लड़ा गया था, घाघरा का, जिससे हम लोग युद्ध कहते हैं। ठीक। अगला प्रश्न आता है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? चार ऑप्शन है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट, हरिशेन, चंद्रवरदाई या भवभूति। ये चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि निम्न चार ऑप्शनों में से समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। तो इसका जो सही उत्तर है हरिशेन। हरिशेन जो है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। हरिशेन गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। इलाहाबाद का जो एक स्तंभ है प्रयाग प्रशस्ति, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है प्रयाग प्रशस्ति। मैं इसको प्रयाग प्रशस्ति जो स्तंभ है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन भी किया है। देखिए इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ जिससे आपको ये रहे, इसे हाइलाइटर भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, जिसे हरिशेन द्वारा
कितनी पंक्तियां शामिल हैं इसमें? 33। कितनी? 33 पंक्तियां इसमें शामिल कर। ठीक। प्रयाग प्रस्तुति, जो प्रयाग प्रस्तुति है, ये गुप्त वंश के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण अभिलेखीय स्रोत है। समुद्रगुप्त कई कवियों और विद्वानों का संरक्षक था, जिनमें से एक हरिसेना। ठीक है, क्लियर? चलिए, समुद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त का प्रथम पुत्र व उत्तराधिकारी था और गुप्त वंश का सबसे बड़ा शासक था। उसने कुषाणों व अन्य छोटे राज्यों पर विजय प्राप्त की और गुप्त साम्राज्य का व्यापक विस्तार किया। उन्हें B.A. स्मिथ द्वारा भारत का नेपोलियन कहा गया। जिसे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? भारत का नेपोलियन कहा गया आपका समुद्रगुप्त को। किसके द्वारा? B.N. स्मिथ के द्वारा। ठीक। उन्हें उत्तर भारत के राजाओं को हराने के बाद प्रदेशों पर कब्जा कर लिया, लेकिन दक्षिण भारत पर कब्जा नहीं किया। चलिए आगे देखें। जावा, सुमात्रा, माल्या द्वीप पर उनका अधिकार साबित करता है कि उन्हें एक मजबूत नौसेना बनाए रखी थी। कहा जाता है कि उन्होंने कई कविताओं की रचना की। उनके लिए कुछ सिक्कों में उन्होंने वीणा बजाते हुए दिखाया। कौन? हरिश्चंद्र कवि। उन्होंने अश्वमेध बलिदान भी प्रदर्शन किया। ठीक है, ये सभी उनके संगीत के अंतर्गत आता है। ठीक है। चीनी सूत्रों के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मा ने उनके पास उनके पास में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए एक धर्म प्रचारक को भेजा था। किसके पास? समुद्रगुप्त के पास। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में धर्म प्रचार बंधु शीर्षक का उल्लेख है, अर्थात वह ब्राह्मण धर्म के रक्षक भी थे। कौन? समुद्रगुप्त। ठीक है। इलाहाबाद के शिला अभिलेख में धर्म प्रचार बंधु शीर्षक का उल्लेख है। ठीक। अन्य जानकारियां मैंने 4 कवि बताए थे, 3 का ये है। वाणभट्ट किसके थे? दरबारी कवि। तो बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। चंद्रबरदाई किसके थे? पृथ्वीराज चौहान के। भवभूति किसके थे? राजा यशोवर्मन के। ठीक। चलिए अगला। कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? 4 राज्य हैं इसमें ऑप्शन में। अरुणाचल, 4 राज्य हैं आपके इसमें। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और सिक्किम। बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सिक्किम। जो सिक्किम राज्य है वो म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और मैं इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।